प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं जो कि पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य हिंदी साहित्य के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है अभी हाल ही में। अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी से माना जाता है। अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी से। अगला है दक्षिण भारत प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने मद्रास में की थी। ठीक है जी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ था? तो इसका उत्तर है दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी और वर्धा में इसकी स्थापना की थी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की। अगला है संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 357 में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 357 में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। काफी मोस्ट किताब है दोस्तों। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम सुंदर दास है। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संसद में कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है जी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के विधानमंडल कार्य राज्य की राज्य भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो राज्य के विधानमंडल में राज्य की राज्य भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 210 में कहा गया है। अनुच्छेद 210 में यह बात कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि है वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो हिंदी के प्रयोग और विस्तार का सुझाव देगा? कि राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो हिंदी के प्रयोग और विस्तार पर सुझाव देगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 344 के तहत। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली या राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली या अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा? तो अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 345। अनुच्छेद कौन सा है? 345 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित से एक भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में है?
यानी भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। कि एक भाषा है, स्वीकृत भाषा है, वो क्या होगी, किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की भाषा होगी, अनुच्छेद 346 में कहा गया है। ठीक है जी। संविधान के उपबंध 17 का शीर्षक क्या है, राजभाषा। तो संविधान का जो उपबंध 17 है उसका शीर्षक क्या है, राजभाषा है। याद रखना दोस्तों, काफी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है जी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्मी गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 बनारस के लम्मी गांव में। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 के अंदर वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का जन्म कब हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का जन्म 9 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशी नामक ग्राम में हुआ था। अगे जी का जन्म 9 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर गांव में हुआ था। यशपाल का जन्म कब हुआ। यशपाल का जन्म 1930 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल का जन्म। अगला प्रश्न अपना है, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ। मनु भंडारी का जन्म मनु भंडारी का जन्म हुआ था सन 1931 में भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में। सन 1931 में भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था मनु भंडारी का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ। 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ। 4 मार्च 1921 को। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को आरोही हिंगना जिला पूर्णिया अब अररिया बिहार में हुआ था। 4 मार्च 1921 को आरोही हिंगना जिला पूर्णिया और वर्तमान में उसका नाम अररिया है, बिहार में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में बेनीपुर गांव में सन 1899। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में बेनीपुर गांव में सन 1899 को हुआ था। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ग्राम दौलतपुर था, जिला रायबरेली था और उत्तर प्रदेश 1864 में। नेक्स्ट है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ। 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर का जन्म हुआ था। 6 जनवरी 1932 को। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 के अंदर पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, संस्मरण विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। संस्मरण विधा के प्रवर्तक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है संस्मरण विधा का प्रवर्तक।
पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र किस रचना में संकलित हैं? पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र किस रचना में संकलित है? पद्म पराग में संकलित है, पद्म पराग में। अगला है, अनुमोदन का अंत संस्मरण रचना किस लेखक की है? अनुमोदन का अंत संस्मरण रचना किस लेखक की है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। बोलती प्रतिमा रचना के लेखक का नाम बताइए। पंडित श्रीराम शर्मा की ये रचना है, बोलती प्रतिमा।